पीके टीचिंग में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम 30 जुलाई 2023 को फर्स्ट शिफ्ट में जीके का जो पेपर है उसकी आंसर की देखने वाले हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम ओनली आंसर की ही टिक करते हुए चलेंगे, ज़्यादा डिटेल से क्वेश्चन पर चर्चा नहीं करेंगे वरना ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। वैसे भी दोस्तों, इस पेपर में 100 क्वेश्चन है। तो दोस्तों, हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी ही अपडेट आपको समय समय पर मिलती रहे। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय रसद नीति 2022 के लक्ष्यों के संदर्भ में निम्न में से कौन से कथन सही है? तो दोस्तों, इसमें कथन ए है, वर्ष 2030 तक भारत में लॉजिस्टिक की लागत को घटाकर वैश्विक बेंचमार्क के करीब लाना। तो दोस्तों, इसमें ओनली कथन ए ही सही है। इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। भारत में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उपक्रमों के कागज विहीन और शून्य लागत पर रजिस्ट्रेशन के लिए निम्न में से कौन सा पोर्टल शुरू किया गया है? तो दोस्तों, उस पोर्टल का नाम है उद्यम पोर्टल। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्न में से कौन से बजट में सरकार ने घोषणा की कि भारत में कृषकों को उनकी उत्पादन लागत से कम 1.5 गुना न्यूनतम समर्थन मूल्य दिया जाएगा? तो दोस्तों, ये दिया था संघीय बजट 18-19 में। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। भारत में निम्न में से कौन सी संस्था भारतीय निर्यातकों और बैंकों को निर्यात साख सेवाएं प्रदान करती है? तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा विदेशी व्यापार निर्यात साख गारंटी निगम, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसमें सही हो जाएगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। भारत में प्रेस की स्वतंत्रता है? तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार में निहित है। आगे है क्वेश्चन नंबर 6। भारतीय राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के लिए निर्यात तत्परता सूचकांक कौन तैयार करता है? तो दोस्तों, इसमें आंसर हो जाएगा वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत महासंघ में अवशिष्ट शक्तियां दी गई है। तो दोस्तों, इसमें जो अवशिष्ट शक्तियां हैं वो गवर्नर जनरल को दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत भारतीय जनसंख्या के किस वर्ग को वोट देने का अधिकार दिया गया था? तो दोस्तों, अधिनियम 1919 में केवल वे महिलाएं ही जो कुछ निश्चित संपत्ति और शैक्षिक योग्यता पूरी करती हो उनको यहाँ वोट देने का अधिकार दिया गया था। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है? तो दोस्तों, इसमें आ जाएगा भाग 4। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए कौन सी पद्धति को अपनाया जाता है? तो दोस्तों, अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति। आगे है क्वेश्चन नंबर 11। संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया था? तो दोस्तों, इसमें आ जाएगा संघीय व्यवस्थापिका ने। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। संविधान सभा में निर्णय निम्न में से किस आधार पर लिए जाते हैं? सर्वसम्मति से निर्णय लिए जाते हैं। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। निम्न में से किस मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि संवैधानिक संशोधन भी भारत के संविधान के अनुच्छेद 13 के अधीन विधि है, जिन्हें मूल अधिकारों से असंगत होने पर शून्य घोषित किया जा सकता है? तो दोस्तों, ये समिति का नाम है गोलकनाथ मामला। आगे बात करते हैं कि किस ऐतिहासिक दिन को भारत और चीन के बीच पंचशील समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे? तो दोस्तों, 29 अप्रैल 1954 को। आगे बात करते हैं
प्रसिद्ध पुस्तक ट्वाइलाइट इन चाइना किसके द्वारा लिखी गई थी? तो दोस्तों PKS मेनन के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई थी। आगे बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा की अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला थी? तो दोस्तों विजय लक्ष्मी पंडित। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17, लोकसभा का नेता कौन है? लोकसभा का नेता होता है प्रधानमंत्री। आगे बात करते हैं 2019 में आम चुनावों में राष्ट्रीय राजनीतिक दलों के प्रत्याशी मूल कितने सदस्यों पर विजय हुए थे? तो दोस्तों इसमें आंसर हो जाएगा 397 पदों पर विजय हुए थे। आगे बात करते हैं CII और FICCI क्या है? तो दोस्तों ये एक दबाव समूह है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20, 31 अगस्त 1989 में को कौन सी संधि पर हस्ताक्षर हुए थे? तो दोस्तों उस संधि का नाम है जर्मनियों के एकीकरण की संधि, जो कि 31 अक्टूबर 1989 को की गई थी, यानी कि इस पर हस्ताक्षर किए गए थे। आगे बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन से कथन शिक्षा मनोविज्ञान के महत्व के संदर्भ में सही है? यह विद्यार्थियों के व्यवहार में उचित परिवर्तन लाने में सहायता करता है, यह भी सही है। यह शिक्षकों में शैक्षिक समस्याओं को सुलझाने के प्रति सकारात्मक अभिव्यक्ति विकसित करता है, यह भी सही है। यह शिक्षकों को विद्यार्थियों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को नज़रअंदाज करने हेतु प्रेरित करता है, यह गलत है। और यह शिक्षकों को स्वयं को समझने में मदद करता है, यानी कि A, B और D इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि A। आगे बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षा मनोविज्ञान की विशेषता नहीं है? तो दोस्तों इसमें आ जाएगा कि शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य केंद्र दर्शन शास्त्र का अध्ययन करना है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23, अधिगमकर्ता के विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो दोस्तों इसमें हो जाएगा विकास पूर्वानुमानित होते हैं, साथ ही विकास के सभी आयाम समन्वित होते हैं, यानी कि A और D इसमें ये दोनों ही सही हो जाएंगे। यानी कि आंसर की बात करें तो इसमें हो जाएगा 4। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत की कौन सी अवस्था में विद्यार्थी वस्तुओं या क्रियाओं की प्रतिवर्तिता को समझने लगता है? तो इसमें आंसर आ जाएगा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25, कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार परंपरागत नैतिकता के अंतर्गत आने वाले नैतिक अवस्थाओं के सही कूट का चयन कीजिए। तो दोस्तों कोहलबर्ग के अनुसार है अच्छे अंतर्वैयक्तिक संबंध, यानी कि इसमें ओनली ये वाला सही है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम की सही विशेषता नहीं है? तो दोस्तों इसमें आ जाएगा कि थकान, परिपक्वता इत्यादि से होने वाले परिवर्तन को अधिगम कहा जा सकता है। आगे बात करते हैं, बांडुरा के अनुसार लोग बार बार दंड प्राप्त करने वाले मॉडल के बजाय उस मॉडल को चुनना अधिक पसंद करते हैं जो अच्छे परिणाम देने में प्रवीण होते हैं। इस कथन में अवलोकनात्मक अधिगम की कौन सी प्रक्रिया सम्मिलित है? तो दोस्तों इसमें आ जाएगा धारणात्मक। आगे बात करते हैं, अधिगम के केंद्रीय विचार नीचे दिए जा रहे हैं। उपरोक्त दो केंद्रीय विचारों के आधार पर निर्मितिवाद अधिगम के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? तो दोस्तों अधिगमकर्ता अपने ज्ञान के निर्माण हेतु सक्रिय होते हैं, यह भी सही है। ज्ञान निर्माण प्रक्रिया में सामाजिक अंतर्क्रिया महत्वपूर्ण होती है, यह भी सही है। यानी कि दोस्तों A, B दोनों ही सही हैं। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29,
निम्न जोड़ों को मिलाइए। पास अलोंग परीक्षण जो कि दिया था अलेक्जेंडर ने, वहीं संस्कृति मुक्त परीक्षण यह दिया था केटल ने, सम्मिलित सिद्धांत ये दिया था जेजोंग ने, वहीं आईक्यू को सिद्धांत दिया था टर्मन ने। यानी कि दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बात करते हैं, जुंग के अनुसार व्यक्तित्व की टाइपोलॉजी में समाज सेवी, राजनीतिज्ञ और व्यवहार प्रबंधक निम्न श्रेणी में किए जाते हैं। तो दोस्तों जो ये आते हैं वो आते हैं बहिर्मुखी में। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 31, व्यक्तित्व आकलन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा परिस्थितिकी परीक्षण का उदाहरण नहीं है। तो दोस्तों इसमें आ जाएगा समाज मिति। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 32, एक वृद्ध व्यक्ति हमेशा अपने पूर्व के जीवन की सफल उपलब्धियों के बारे में बताता रहता है। समायोजन क्रियाविधि का वह उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सी अहम रक्षा युक्ति से संबंधित है। तो दोस्तों इसमें आ जाएगा प्रतिगमन। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 33, एक विद्यार्थी एक कोर्स के परीक्षण में अच्छे ग्रेड प्राप्त करने के लिए कठिन परिश्रम पूर्वक अध्ययन करता है। तो ये आ जाएगा उसके बाह्य अभिप्रेरणा का उदाहरण है। आगे बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा बीके पासी द्वारा निर्मित सृजनात्मक परीक्षण का उप परीक्षण नहीं है। तो दोस्तों इसमें आ जाएगा जिज्ञासा परीक्षण। आगे बात करते हैं, एक व्यक्ति अपने स्वयं को समझने और प्रभावी रूप से अपने जीवन को निर्देशित करने की योग्यता रखता है। गार्डनर के अनुसार व्यक्ति निम्नलिखित में से किस प्रकार का फ्रेम ऑफ माइंड यानी कि मन की रूपरेखा रखता है। तो दोस्तों इसमें आ जाएगा अंतरावैयक्तिक कौशल, ऑप्शन नंबर 4। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से कौन सा अभिप्रेरणा का परिप्रेक्ष्य विद्यार्थियों के व्यक्तिगत विकास, उसके अपने भाग्य चयन की स्वतंत्रता और सकारात्मक गुणों की क्षमता पर बल देता है। तो दोस्तों इसमें आंसर आ जाएगा संज्ञानात्मक। आगे बात करते हैं, अपने स्वयं को अपने आंतरिक विचारों, भावनाओं और क्रियाओं के रूप में परिभाषित करने का एक तरीका आत्म प्रत्यय का दृष्टिकोण है, स्वतंत्र। आगे बात करते हैं, यदि व्यक्तिक भिन्नताओं का प्रसामान्य वितरण वक्र बनाया जाए तो कितने प्रतिशत लोग m+- 16 की सीमा के बीच पाए जाएंगे। दोस्तों इस क्वेश्चन में अभी भी डाउट बरकरार है, इस क्वेश्चन को अभी रहने देते हैं। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 39, प्रतिभाशाली बालकों को स्कूल में सफलता के लिए प्रोत्साहित करने के सर्वोत्तम तरीके के बारे में अनुसंधान सुझाते हैं कि पुरस्कार के लिए प्रति योजना प्रवृत्ति को प्रोत्साहित करना, जहाँ तक संभव हो सके उन्हें सहपाठी शिक्षक नियुक्त करना। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर 2 सही है। आगे बात करते हैं, एक व्यक्ति की एक उत्पादन के प्रति अभिवृत्ति लक्षित के वस्तुनिष्ठ गुणों के बारे में उसके विश्वासों पर आधारित है। अभिवृत्ति का यह घटक क्या कहलाता है। तो दोस्तों इसमें आ जाएगा विश्वासों पर आधारित है, तो ये आ जाएगा भावनात्मक। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में से राजस्थान में किस प्रकार के वन सर्वाधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। तो दोस्तों सर्वाधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं शुष्क सागवान वन। आगे बात करते हैं, आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार वर्ष 2021-22 में देश में मूंगफली उत्पादन में राजस्थान का कौन सा स्थान है। तो दोस्तों ये बहुत सिंपल आंसर है, दूसरा। आगे बात करते हैं, राजस्थान में स्थित वागड़ नामक
उबड़ खाबड़ सतह एवं विक्षेपित स्थलाकृति किस नदी कार्य के द्वारा निर्मित होती है? तो दोस्तों ये है माही नदी द्वारा। आगे बात करते हैं, निम्नलिखित में से राजस्थान के जिलों का कौन सा समूह दक्षिण पश्चिम मानसून से औसत वर्षा की मात्रा के अनुसार आरोही क्रम में सही ढंग से व्यवस्थित है? तो दोस्तों इसमें आ जाएगा हनुमानगढ़, जयपुर, बूंदी और बांसवाड़ा। आगे बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी नदियों का उद्गम मध्य प्रदेश से हुआ है? तो दोस्तों इसमें पार्वती और काली सिंध ये नदियां मध्य प्रदेश से प्रवाहित होती है, यानी कि AC इसमें आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं, गलत युग्म चुनिए। इसमें दोस्तों पलाई है कि अर्थुनाम मंदिर डूंगरपुर में नहीं है। आगे बात करते हैं, उन जिलों के समूह का चयन कीजिए जहां 2011 की जनगणना के अनुसार कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का प्रतिशत 60% से अधिक था। तो दोस्तों इसमें आ जाएगा बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़। आगे बात करते हैं, खेरी और लोही नस्लें हैं। तो दोस्तों खेरी का संबंध तो है भेड़ से, वहीं लोही का संबंध है बकरी से। तो इसमें आंसर हो जाएगा 2। आगे बात करते हैं, जनगणना 2011 के अनुसार 2001 से 2011 तक सर्वाधिक शहरी दशकीय परिवर्तन दर राजस्थान के निम्नलिखित किस जिले में पाई जाती है? तो दोस्तों इसमें आंसर हो जाएगा अलवर। आगे बात करते हैं, कौन सा सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों इसमें पहला ही सुमेलित नहीं है, टायर ट्यूब अलवर। आगे बात करते हैं, सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति जो रणथंबोर के किले की घेराबंदी के समय मारा गया था, तो दोस्तों उसका नाम है नुसरत खां। आगे बात करते हैं, किस इतिहासकार ने हल्दी घाटी के युद्ध को गोगुंदा के नाम से पुकारा था? तो दोस्तों उसका नाम है बदायूनी, मोहम्मद कादिर बदायूनी, ऑप्शन नंबर 3। आगे बात करते हैं, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के समय मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट था मेजर शावर। निम्नलिखित में से किस पुरास्थल के निवासी वस्त्र बुनाई की तकनीक से परिचित थे? बालाथल। किस अभिलेख में प्रतिहारों को लक्ष्मण के अद्भुत उद्भूत हुआ माना गया है, यानी कि लक्ष्मण का अवतार माना गया है? तो दोस्तों इसी में है ग्वालियर अभिलेख। आगे बात करते हैं, ललित विग्रह राज नाटक के लेखक सोमदेव किस चौहान शासक के राजकवि थे? तो इसमें आ जाएगा विग्रह राज चतुर्थ। आगे बात करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 57, मत्स्य संघ का वृद्ध राजस्थान में विलय कब हुआ था? तो दोस्तों 15 मई 1949 को मत्स्य संघ का राजस्थान में विलय हुआ था। आगे बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा दुर्ग कोशवर्धन दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है? तो दोस्तों इसमें हो जाएगा शेरगढ़ दुर्ग। आगे बात करते हैं, लोक देवता हरबू जी का मुख्य मंदिर कहाँ स्थित है? तो दोस्तों हरबू जी का मुख्य मंदिर है बेकटी में। आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 60, 1942 के किस सत्याग्रही की जोधपुर जेल में भूख हड़ताल के कारण मृत्यु हो गई थी? तो दोस्तों वो थे बाल मुकुंद बिस्वा। आगे बात करते हैं दोस्तों, चांदकरण शारदा और हर विलास शारदा राजस्थान की किस संस्था से संबंधित थे? तो दोस्तों ये थे आर्य समाज से संबंधित। आगे बात करते हैं दोस्तों, 1911 और 1912 ईस्वी में गोविंद गुरु की गतिविधियों का मुख्य केंद्र था? तो दोस्तों इसमें आंसर हो जाएगा बेडसा।
आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 63। अक्षय तृतीया का त्यौहार कब मनाया जाता है? यह मनाया जाता है दोस्तों बैसाख महीने के कृष्ण पक्ष की तृतीया को। आगे बात करते हैं लोक गायकी चार वेद शैली राजस्थान के किस नगर में प्रचलित है? तो दोस्तों बिल्कुल इजी है, टोंक। आगे बात करते हैं निम्न में से कौन सी रचना कानड़ देव और अलाउद्दीन खिलजी के आपसी संबंधों की जानकारी देती है? तो दोस्तों इसमें आ जाएगा बीसल देव सोनगरारी बाथ। आगे बात करते हैं बीसल देव रासो की रचना किसने की थी? तो दोस्तों नरपति नालह ने। क्वेश्चन नंबर 67। दादू पंथ की मुख्य गद्दी कहाँ है? नरेना में है। आगे बात करते हैं दोस्तों किस पर चित्रित पिछवाई नाथ द्वारा चित्रकला शैली का सजीव उदाहरण है? तो दोस्तों कपड़े पर जो नाथ द्वारा की वह शैली है वह सजीव उदाहरण है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 69। मोर बांदिया, पहरावना और ताड़ना नामक तीन प्रकार के विवाह किस जनजाति में प्रचलित हैं? तो दोस्तों ये है गरासिया में। आगे बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 70। मंडन द्वारा निम्नलिखित किन पुस्तकों की रचना की गई थी? तो दोस्तों राजवल्लभ ये भी मंडन द्वारा है, रूपावतार ये भी मंडन है, देव मूर्ति प्रकरण ये भी मंडन द्वारा रचित है, और वास्तुसार यह भी मंडन द्वारा रचित है। यानी कि दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 3। आगे बात करते हैं भारतीय राज्य के राज्यपाल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो दोस्तों यदि संबंधित राज्य के विधानसभा उसे हटाने के लिए प्रस्ताव पारित करती है तो उसे पहले भी हटाया जा सकता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसमें सही होगा। आगे बात करते हैं किस संविधान संशोधन के तहत एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकता है? तो दोस्तों इसका आंसर बिल्कुल इजी है, 7वां संविधान संशोधन। क्वेश्चन नंबर 73 है निम्नलिखित में से किसने सबसे कम कार्यकाल के लिए राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का पद निभाया था, यानी कि संभाला था? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा जस्टिस सुश्री कांता भटनागर। आगे बात करते हैं दोस्तों निम्न में से कौन सबसे कम अवधि तक राजस्थान का मुख्यमंत्री रहा? तो दोस्तों इसमें आंसर है हीरालाल देवपुरा। आगे बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 75। राजस्थान के मुख्यमंत्री के अपने प्रथम कार्यकाल के दौरान श्री अशोक गहलोत ने मुख्यमंत्री पद निम्न में से किस तारीख को संभाला था? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 1 दिसंबर 1998। आगे बात करते हैं दोस्तों राजस्थान की 15वीं विधानसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों में से कितने में महिला सदस्य निर्वाचित हुई है? तो दोस्तों इसमें आंसर है 8 अनुसूचित जाति से और 3 अनुसूचित जनजाति से। आगे बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 77। निम्न में से किस वर्ष राजस्थान पंचायती राज अधिनियम में संशोधन नहीं हुआ? तो दोस्तों 2002 में कोई संशोधन नहीं हुआ है। आगे बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 78। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष यानी कि UNFPA ने
सामाजिक सरोकारों से जुड़े मुद्दों की समझ बढ़ाने हेतु किस विश्वविद्यालय के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय। आगे बात करते हैं दोस्तों, आरपीएससी के निम्नलिखित अध्यक्षों को काल क्रमानुसार व्यवस्थित करिए। तो दोस्तों शुरू में आ जाएगा डॉक्टर BL रावल, उसके बाद आ जाएगा राम सिंह चौहान, उसके बाद आ जाएगा डॉक्टर दीनदयाल और एंड में आ जाएगा डॉक्टर S टॉक। तो दोस्तों ACBD इसमें आंसर हो जाएंगे। आगे बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 80, सबसे छोटे कार्यकाल वाले राजस्थान के मुख्य सचिव कौन है? तो दोस्तों राजीव स्वरूप सबसे छोटे कार्यकाल के मुख्य सचिव है। वहीं दोस्तों पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 14 के अनुसार 4 लाख की जनसंख्या वाली जिला परिषद में कितने सदस्य निर्वाचित होंगे? 17। आगे बात करते हैं दोस्तों, राज्य के निम्नलिखित में से कौन से जिलों में स्थित धार्मिक स्थलों में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में राजस्थान सरकार ने 13.48 करोड़ की धनराशि स्वीकृत की है? तो दोस्तों इसमें आंसर हो जाएगा नागौर, जैसलमेर और अलवर। आगे बात करते हैं दोस्तों, हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री ने राजस्थान के किस जिले में प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना को गोद भराई समारोह के रूप में मनाने की नई पहल की सराहना की है? तो दोस्तों इसका सीधा सा आंसर हो जाएगा दौसा। आगे बात करते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम राजस्थान के सरकारी स्कूलों में माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले छात्रों को उनके करियर लक्ष्यों को पूरा करने के लिए उपयुक्त विषय संकायों का चयन करने में मदद करने के लिए शुरू किया जा रहा है? तो दोस्तों ये है डायल फ्यूचर। वहीं दोस्तों आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 85, 2023 में जल जीवन मिशन कनेक्शन में राजस्थान का क्या स्थान है? तो राजस्थान का इसमें स्थान होगा 14वां। आगे बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 86, हाल ही में दिल्ली में आयोजित हुए 11वीं भारतीय ओलंपिक चैंपियन में राजस्थान की अनुया प्रसाद ने 10 मीटर एयर पिस्टल डेफ वुमन कैटेगरी में कौन सा मेडल जीता है? तो दोस्तों इसमें आ जाएगा कांस्य पदक। आगे बात करते हैं दोस्तों, हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित 66वें नेशनल स्कूल गेम्स में राजस्थान के प्रणय चौराडिया और युक्ति हर्ष ने व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीते हैं। उन्होंने ये पदक किस खेल में जीते हैं? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा शतरंज। वहीं दोस्तों आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 88, राजस्थान सरकार ने असंगठित क्षेत्र के पंजीकृत सक्रिय श्रमिकों एवं स्ट्रीट वेंडर्स को किस योजना के तहत आर्थिक राहत पहुंचाने का बड़ा निर्णय लिया है? तो दोस्तों इसमें आ जाएगा आंसर चिरंजीवी श्रमिक संबल योजना, ऑप्शन नंबर ए। आगे बात करते हैं दोस्तों, राजीव गांधी ग्रामीण और शहरी ओलंपिक खेल 2023 में क्रमशः कितने कितने खेलों को शामिल किया गया है? तो दोस्तों इसमें 7 जो खेल है वो शामिल
किए गए हैं। आगे बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 90। हाल ही में राजस्थान क्रीड़ा परिषद द्वारा 63वां केंद्रीय आवासीय खेलकूद परीक्षण शिविर का आयोजन किस स्थान पर किया गया है? तो दोस्तों क्रीड़ा खेल का जो आयोजन है वो किया गया है माउंट आबू में। आगे बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 91। निम्नलिखित में से किस देश का 2023 में जनसंख्या घनत्व न्यूनतम था? तो वो था दोस्तों ऑस्ट्रेलिया। आगे बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 92। विश्व युवा रिपोर्ट 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा युवा जीवन पर वैश्वीकरण का प्रभाव नहीं है? तो दोस्तों युवा संस्कृति पर वैश्वीकरण का प्रभाव नहीं है। आगे बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 93। नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही युग्म का चयन कीजिए। तो दोस्तों इसमें महासागर है प्रशांत महासागर, जिसकी सीमावर्ती सागर है कोरल सागर। वहीं आर्कटिक का है कारा सागर, यानी कि ए और सी इसमें सही है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 94। दबाव पेटियों के मौसमी स्थानांतरण के कारण पछुआ पौने, जो कि गर्मियों में ध्रुवों की ओर और सर्दियों में विषुवत रेखा की ओर सरकती है। तो दोस्तों इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। आगे बात करते हैं दोस्तों पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? बिल्कुल सीधा सा आंसर है 22 अप्रैल। वही दोस्तों क्वेश्चन नंबर 96 है, गलत युग्म चुनिए। तो दोस्तों इसमें आ जाएगा जारिया क्षेत्र कोयला के लिए नहीं जाना जाता है, ऑप्शन नंबर 4। आगे बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 97। मानसूनी वर्षा में क्षेत्रीय भिन्नता सहायक है विभिन्न प्रकार की फसलें उगाने में। आगे बात करते हैं दोस्तों कोंकण, कनारा और मलाबार उप प्रदेश है। तो दोस्तों ये है पश्चिमी तटीय मैदान के। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 99। नर्मदा और तापी की घाटियों के मध्य कौन सी श्रेणी स्थित है? तो दोस्तों बिल्कुल सिंपल सा आंसर है सतपुड़ा। वही दोस्तों अंतिम और लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 100। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में अधिकांशतः किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो दोस्तों अंडमान और निकोबार में पाए जाते हैं उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। तो दोस्तों ये पूरे 100 क्वेश्चन थे जिनका आंसर मैंने आपको अवगत कराया है। दोस्तों आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताएं, और ऐसी ही अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें आपके कितने क्वेश्चन सही हैं। धन्यवाद।